Hello students, here we are with Tantristar physics classes. We are doing Newton's laws of motion, and in Newton's laws of motion we have to do many things. एक दो लेक्चर मैंने इसमें दिए हैं. आज का लेक्चर मैं आपको बताना चाहूँगा फोर्सेस पर, क्योंकि फोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग in Newton's laws. Force, the agents which cause the momentum of a body to change. The causes, I mean the agents. कौन से ये एजेंट है जो मोमेंटम चेंज करते हैं? कभी एक ऑब्जेक्ट है, आपने पुश किया तो आप एजेंट हो गए, आपने किसी चीज को पुल किया तो आप एजेंट हो गए, आपने किसी स्टिक से, किसी रॉड से किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया तो इट हैज बिकम द एजेंट फॉर द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी. मतलब अगर मोमेंटम एक बॉडी का चेंज होता है, वो जब कोई एजेंट इस पर एक्ट करेगा, कोई एजेंट इस पर फोर्स क्रिएट करेगा, तो आई एम सर्चिंग फॉर दोज एजेंट्स. फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. इसको देखना पड़ेगा ये फोर्स आता कहां से है, कौन इसका एजेंट है, कौन सा इसका डायरेक्शन है, वो सब देखना पड़ेगा आपको. तो इसलिए फोर्सेस के बारे में कुछ हमें पता होना चाहिए. न्यूटन्स लॉ तो आगे चलता ही रहेगा, लेकिन फोर्सेस के बारे में हमें पता चलना चाहिए. फोर्स जो है इसका एजेंट कौन कौन है. जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शन की वजह से फोर्स क्रिएट हो जाता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है वो तो हमने लिया है, वो उस पर लेक्चर दिया है, दैट इज अपलोडेड ऑन द यूट्यूब. आज मैं कुछ फोर्सेस के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं. फर्स्ट फोर्स दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू, स्ट्रिंग फोर्स. एक स्ट्रिंग है, ये फोर्स क्रिएट करता है. अगर इस स्ट्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है तो ये स्ट्रिंग इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स क्रिएट करेगा. इफ यू पुल द स्ट्रिंग, if the string is taut, I mean the string is stretched, ये फोर्स क्रिएट करेगा. जैसे ये स्ट्रिंग है और ये ऑब्जेक्ट है, तो आपने इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया तो इट विल क्रिएट ए फोर्स ऑन द मास ऑन द ऑब्जेक्ट. और इस स्ट्रिंग का जो फोर्स, ये जो क्रिएट फोर्स करता है ये स्ट्रिंग, अगर ये मासलेस स्ट्रिंग है तो ठीक है, लेट अस टेक द मासलेस स्ट्रिंग प्रेजेंटली. तो उस मासलेस स्ट्रिंग जो है, वी डोंट कंसीडर द मास ऑफ द स्ट्रिंग, इट क्रिएट्स फोर्स ऑन एनी मास, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ टेंशन ड्यू टू द स्ट्रेच, ड्यू टू द it creates a tension, and that tension acts on this mass. And this force of tension which the string creates, it always acts away from the body. I should write it down. The string tension force, tension always acts away from the body. From the body. Tension always acts away from the body. मतलब टेंशन जो है ये इट पुल्स द बॉडी, ये बॉडी को पुश नहीं करे. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने एक स्ट्रिंग को बॉडी के साथ कनेक्ट किया, आप उस बॉडी को यूं कर सकते हैं, यूं पुल कर सकते हैं. अगर आपने पुश किया तो ये तो स्ट्रिंग जो है ये ढीला पड़ जाएगा, स्लैग पड़ जाएगा, इट कैन नॉट पुश द बॉडी. तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा, जो स्ट्रिंग फोर्स होता है, that is tension, it always pulls the body, it cannot push the body. Tension always pulls. Always pulls. तो ये है टेंशन का डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द बॉडी. अगर बॉडी कुछ यूं है तो टेंशन समझो यूं है, अगर बॉडी यूं है तो स्ट्रिंग यूं है तो टेंशन यूं है. अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, राइट. लेकिन ये टेंशन आता कहां से? ये जो टेंशन है स्ट्रिंग में, जो टेंशन प्रोड्यूस हुआ व्हेन यू स्ट्रेच इट, दैट मींस जब इसको आप स्ट्रेच करते हो, इसको टॉट मतलब पुल करते हो, तो आप इसके एटम्स को दूर दूर लेने की कोशिश करते हो. यू ट्राई टू पुल अपार्ट द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्ट्रिंग,
And these molecules and the atoms of the string, they want to restore back to their original positions. Elastic force. तो जब वो वापस पुल करना चाहते हैं तो दैट इज द फोर्स ऑफ टेंशन. तो वो तभी पुल करेंगे जब आप उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करो. सो फोर्स ऑफ टेंशन जो है बेसिकली इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. द टेंशन फोर्स arises due to the electromagnetic forces between the molecules and the atoms of the string. Please write it down. The force of tension in the strings is electromagnetic in nature. Magnetic in nature. That is, when you try to pull the atoms apart, put the molecules apart by stretching the string, the atoms and the molecules try to come back to their original relaxed positions. Therefore, they create a restoring force. तो अगर now you see here, अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ये ओके रॉड समझो रॉड, तो आपने यहां फोर्स अप्लाई किया, ठीक, इट विल बी एक्सेलरेटेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अगर इसका मास m है, मुझे चाहिए यहां पर टेंशन क्या है इस रॉड का. व्हाट इज द टेंशन हियर एट द मिड पॉइंट, यहां पर. तो कैसे इस यहां पर टेंशन आप निकालोगे इस रॉड की वजह से, इस फोर्स की वजह से? बिकॉज व्हेन यू पुल इट फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये जो यहां एटम्स है, आप एटम्स को पुल कर रहे हैं फॉरवर्ड में, दे विल हैव ए रेस्टोरिंग फोर्स, दे विल क्रिएट ए रेस्टोरिंग फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो यहां पर मुझे टेंशन चाहिए इधर इस पॉइंट पर. तो मैं क्या करूंगा, ऐसे देखो, ये आधा रॉड है, इसका मास m/2 है, और ये और आधा रॉड है, इसका मास भी m/2 है. तो इस पर टेंशन यूं है, इस पर टेंशन यूं है, ये है टेंशन T. It pulls the body, this part of the rod away. It is force F. और यह दूसरा पार्ट जो रॉड का है, इस पर टेंशन इस ओर होगा, राइट? तो इसका मास है m/2. और मुझे चाहिए what is the tension here, or this part. This tension pulls the body, this body to the left, and this tension pulls this body to the right. मुझे बताइए इस पार्ट का एक्सेलरेशन जो है वो इस पार्ट का एक्सेलरेशन है, बिकॉज बोथ द पार्ट्स मूव टुगेदर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो अब मुझे बताइए अगर ये एक्सेलरेशन है तो ये किसके बराबर है? नेट फोर्स दैट इज F माइनस दिस T बाय m/2, दैट इज F माइनस T 2/m. 2 ऊपर जाएगा. और यहां पर मुझे बताइए यहां पर ये एक्सेलरेशन क्या है, इस पार्ट का एक्सेलरेशन. T is the only force, divided by m/2. 2 ऊपर, that is 2T/m. अब मैं क्या करूंगा, इन दो एक्सेलरेशन को इक्वेट करूंगा, बिकॉज बोथ पार्ट्स ऑफ द रॉड मूव विद द सेम एक्सेलरेशन, इसलिए मैं उनको इक्वेट करूंगा, देखता हूं क्या होता है. एंड फाइनली आई हैव टू फाइंड द टेंशन हियर एट दिस पॉइंट, एट हाफ डिस्टेंस ऑफ द रॉड. अगर पूरा लेंथ एल है तो मैंने इस मिड पॉइंट पर मुझे टेंशन निकालना है. तो मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा. तो दैट इज हियर 2T/m इज इक्वल टू F माइनस T इंटू 2/m, ये वाला. तो m को कैंसिल करो, 2 को कैंसिल करो, तो T इज इक्वल टू F माइनस T. तो 2T इज इक्वल टू F, T को यहां लाकर 2T हो जाएगा, और T इज इक्वल टू F/2. यहां जो टेंशन है दैट इज F/2, यहां पर टेंशन F/2. और यहां देखो, अगर यहां F फोर्स है तो यहां फोर्स डिक्रीज होता है, यहां पर F/2, और इस पॉइंट पर जो है फोर्स 0 होगा, इस पॉइंट पर टेंशन 0 होगा.
अब जरा देखो, यहाँ तो इजी हो जाता है। ये फोर्स एफ है, यहाँ जब आप आते हो तो टेंशन कम हो जाता है, और टेंशन यहाँ पर F/2 है। और यू कैन नाउ इमेजिन, अगर आप यहाँ आओगे तो टेंशन 0 यहाँ पर होगा। तो टेंशन डिक्रीजेज एज यू गो टू द लेफ्ट साइड। तो दिस इज अ मेथड बाय विच वी कैन फाइंड टेंशन। अगर रॉड भी है तो उसमें भी टेंशन डेवलप होता है, स्ट्रिंग में भी होता है, रॉड में भी होता है। लेकिन रॉड और स्ट्रिंग में यही फर्क है, अगर स्ट्रिंग है तो यहाँ जो टेंशन है, वो यहाँ पर भी वही टेंशन होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। अगर ये मासलेस है तो ये जान लो आप, if the string is considered to be massless, then tension at all points of the string is the same. अगर ये स्टेटमेंट लिखना भी चाहो तो ये लिखो ये स्टेटमेंट। If the string is massless, then tension at all the points of the string is the same. If the string has a mass, as this rod has a mass, then tension at different points is different. Keep that in your mind. Okay? Let us go to another point. Fourth point. अगर मेरे पास ये सिचुएशन है, ये वाला, ये ऑसिलेट कर रहा है और यहां वेलोसिटी v समझो, मुझे टेंशन निकालना है। इस बॉडी इट ऑसिलेट्स बैक एंड फोर्थ अबाउट दिस फिक्स्ड पॉइंट, right? Here it has a velocity v. I have to find what is the tension in the string here at this point. Don't forget that tension force is electromagnetic in nature. When you try to stretch the string, the molecules and the atoms of the string, they try to get back to their original positions. They want to restore their positions. And that restoring force is force of tension. ठीक? तो tension pulls this mass किस ओर? Away from the body. Tension always acts away from the body. Along the string. Tension is along the string, away from the body. और नीचे की ओर mg force. Right? और इस पॉइंट के ओर acceleration, that is a is equal to v square by l according to circular motion. ठीक? तो अब मुझे बताइए, ये फॉर्मूला लगाइए जरा, f is equal to ma. मगर this formula I will use in y direction, f y और ये y का डायरेक्शन ये है और x का डायरेक्शन ये है। मुझे y डायरेक्शन में लगाना है इक्वेशन। What is Fy? Net force in the y direction. Look at this. What is Fy? Net force in the y direction. Net force in the y direction is T minus mg is equal to, this is the cause, T minus mg is the cause, and Ay is the effect. What is Ay? Acceleration in the y direction, v square by l. Now tension is equal to v square by l plus mg. Answer. This is the tension created when the body is at the mean position, it is oscillating back and forth. Here tension can be found like this. Fy is equal to May. Fy is the net force, that is T minus mg, is equal to what is the acceleration toward the center, this, that is Ay is equal to v square by l. तो mg को राइट की ओर शिफ्ट करो तो T is equal to mv square by l plus mg. Fourth point. यहां देखिए आप, many cases of finding tension. ये समझो ये लिफ्ट है और इसमें ये ऑब्जेक्ट है और ये लिफ्ट जो है it accelerates upwards with acceleration a. ठीक? और लिफ्ट के अंदर जो भी है वो भी एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की ओर। तो जरा मुझे बताइए इस मास पर क्या फोर्सेस है। एक तो mg नीचे की ओर, ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन पुल्स अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक, और ये एक्सेलरेट ऊपर की ओर हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे ये टेंशन निकालना हो तो व्हाट शुड आई डू? ओके, लेट मी गिव यू द हिंट. F is equal to ma, फॉर्मूला न्यूटन्स सेकंड लॉ, स्पेशल केस फॉर कांस्टेंट मास. चलो y डायरेक्शन में लगा Fy और Ay. Fy is the net force in the y direction, Ay is the net acceleration in the y direction. तो बताइए ये जो Fy है, Fy जो है, जरा बताइए F net,
शाबाश, Fy, that is net force in the y direction. Shouldn't I write it T minus mg? सीधी सीधी बात है. इस पर नेट फोर्स is equal to m. What is Ay? That is this A. टेंशन निकला इस स्ट्रिंग में mg प्लस ma. That is T is equal to m of A प्लस g भी कर सकते हैं. इसका मतलब जब एक सिस्टम ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, समझ लो कि टेंशन इंक्रीज हो जाता है. इसी का मैं उल्टा करूंगा. लेट मी सी व्हाट हैपेंस विद टेंशन. इसका उल्टा मैं करता हूं. ये समझो यही लिफ्ट है और अब के बाद ये जो लिफ्ट है ये नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है. नीचे की ओर एक्सेलरेट करने का मतलब नहीं है कि इट मूव्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. कभी कभी ये भी मिसकंसेप्शन होता है. जब हमने ये एरो दिखाया आपको लगता है शायद ये लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है. ये लिफ्ट जो है ये नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है. मतलब नीचे की ओर एक्सेलरेट करने का मतलब ये नहीं है कि नीचे की ओर ही मूव कर रहा है. ये ऊपर की ओर भी मूव कर सकता है, ये नीचे की ओर भी मूव कर सकता है. सपोज ये ऊपर की ओर ही मूव कर रहा हो लेकिन इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा हो तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स. अगर ये नीचे की ओर मूव कर रहा है लेकिन इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है नीचे की ओर तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स. लेकिन यहां पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, एक्सेलरेशन डायरेक्शन डज नॉट मीन वेलोसिटी डायरेक्शन. एक्सेलरेशन डायरेक्शन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन. ओके, नाउ सी हियर, ये mg का फोर्स है, ये टेंशन का फोर्स है. टेंशन पुल्स, इट पुल्स अवे फ्रॉम दिस बॉडी. तो अब मुझे बताइए F इज इक्वल टू ma कैसे मैं यूज करूंगा. चलो y यहां पर भी, यहां y यहां पर भी. व्हाट इज Fy? नीचे की ओर एक्सेलरेशन है तो mg ज्यादा होना चाहिए. तो mg माइनस टी इज इक्वल टू m, एक्सेलरेशन नीचे की ओर a है. तो टेंशन इज इक्वल टू टी को इधर ले जाओ राइट की ओर और ma को लेफ्ट की ओर ले जाओ. सो mg माइनस ma. तो टेंशन किसके बराबर? शाबाश, mg माइनस a. तो इसका मतलब when something is accelerating downwards, a system something accelerating downwards, तो उसको जो होल्ड करने वाला टेंशन होता है इट डिक्रीजेस. इफ इट्स फॉलिंग फ्रीली, सपोज ये एक्सेलरेशन जो a है ये g के बराबर है, यानी कि समथिंग सम सिस्टम फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ये g है. तो यहां पर a के बदले g, तो t इज इक्वल टू m g माइनस g, दैट इज 0. यानी कि फ्री फॉल में टेंशन 0 होता है. ये भी लिखो, इन फ्री फॉल, फ्री फॉल ये a g के बराबर है ना फ्री फॉल में, तो ये a के बदले g लिखना पड़ेगा. सो इन फ्री फॉल टेंशन इज 0. ये भी याद रखने वाली बात है. सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट. Suppose I have a pulley here and two mass are hanging from the pulley. चलो इसको 6 kg करो, इसको 4 kg करो, तो मुझे टेंशन चाहिए. How much tension is created in this string? तो ये डाउनवर्ड फोर्स है mg, तो 6 into 10 mg, 6 into 10 that is 60. यहां पर डाउनवर्ड फोर्स that is 40. यहां टेंशन t और यहां टेंशन t डाउनवर्ड्स ऑन द पुली. यहां टेंशन टी अपवर्ड्स, यहां टेंशन टी डाउनवर्ड ऑन द पुली, यहां टेंशन टी डैश अपवर्ड अवे फ्रॉम द पुली. देखो यहां पर देखो, टेंशन टी अवे फ्रॉम दिस पुली, दिस टेंशन अवे फ्रॉम दिस मास, दिस टेंशन अवे फ्रॉम दिस मास. अच्छा, तो यहां टेंशन इस स्ट्रिंग का सेम है, टी हियर, टी हियर, टी हियर, टी हियर. मासलेस जो है, अगर ये मासलेस है द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज द सेम. लेकिन ये दूसरा स्ट्रिंग है ना, तो यहां पर टेंशन डिफरेंट होगा. सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम है. एक स्ट्रिंग है इसमें टेंशन हर जगह सेम तभी होगा जब इसको मासलेस कंसीडर किया जाएगा. ठीक, जरा देखिए, क्योंकि ये 6 kg का मास जिससे ज्यादा है तो एक्सेलरेशन यूं होगा, तो यहां एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा. बता सकते हैं आप ये एक्सेलरेशन किसके बराबर है? नेट फोर्स बाय मास, ये भी चलेगा.
Net force by mass. What is net force? Yes, that is 60 minus t by this 6. ये भी चलता है कि आपको एक्सेलरेशन निकालना है. That is the effect. Net force by mass, cause by mass. Force is the cause, acceleration is the effect. Effect is equal to cause divided by mass. ये भी चलता है. ये भी F is equal to ma का ही रूल है. अच्छा, वहां पर एक्सेलरेशन बताइए. वहां तो t minus 40 by mass, that is 4. इन दो को इक्वेट करो, वो भी चलेगा. दूसरे तरीके से भी चल सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही रूल है. सो इट इज 60 minus t by 6 is equal to, okay, t minus 40 by 4. It is cross multiply करो. 4024 minus 4t is equal to 60 minus 240. इसको मल्टीप्लाई यूं किया, इसको मल्टीप्लाई यूं किया. अच्छा, तो 240 क्रॉस मल्टीप्लाई शिफ्ट करने से क्या होगा? ये हुआ 480 जब इसको यहां लिया जाएगा, और 40 को राइट साइड को लेकर के 10t होगा. तो t इज इक्वल टू 48 न्यूटन आंसर. तो यह स्ट्रिंग फोर्स जो है कैसे निकालते हैं, यह मैंने आपको दिखाया. It's very important in Newton's laws. You have to know, you have to understand where from these forces come. What are the properties of the forces? ये मैंने आपको बताया. Tension always pulls. अगर गिवन केस में जहां आपको न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, आपको यही पता नहीं होगा कि टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा. सपोज ये बॉडी है, स्ट्रिंग ये है, और आपने गलती से टेंशन का ये डायरेक्शन दिया, तो गलत हो जाएगा सारा कुछ. So you have to be careful. चलो सिंपल केस एक करते हैं. ये एक बॉडी है, ब्लॉक है, और ये स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, और ये टेंशन T इस पर एक्ट कर रहा है अवे फ्रॉम द बॉडी. इसका मास समझो 5 kg, ओके. और इसका एक्सेलरेशन हो जाता है, एक्सेलरेशन A इक्वल टू, ओके, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. What is tension equal? ये सिंपल सा प्रॉब्लम मैंने एक बनाया ताकि आप भी इसको कर सको. Everybody should be able to do it. तो क्या करोगे? वही फॉर्मूला F is equal to ma, न्यूटन का फॉर्मूला है. तो what is F? The only force on this object is what? T. mg डाउनवर्ड्स है, उसमें कोई शक नहीं है. नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर है, वो भी ठीक चलेगा, लेकिन मोशन y डायरेक्शन में तो है नहीं, इसलिए n इज इक्वल टू mg, वो तो खत्म हो गया. वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स है. तो F इज इक्वल टू दिस T इज इक्वल टू m, तो 5 है और A 2 है, तो आपको 10 न्यूटन का आंसर मिला. 10 न्यूटन का आंसर आपको मिला. यह हुआ टेंशन के बारे में जो मैंने आपको बताया है. सीधी सी बात है, अगर मास स्ट्रिंग का कंसिडर करोगे तो टेंशन सेम नहीं है at every point. अगर massless string है तो tension is the same everywhere. So now let me go to one more force. That force is what you call as normal reaction. Normal reaction कहां से आता है, क्यों प्रोड्यूस होता है normal reaction? 8th point. Normal reaction. Normal reaction. पहले मैं आपको बताना चाहूंगा नॉर्मल रिएक्शन, ये याद ही रखो पहले ही. नॉर्मल रिएक्शन इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. अरे बेसिक फोर्सेस कितने ही है, वो तो वही 4 है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक इंटरैक्टिंग फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक चार्जेस एंड क्रिएटिंग फोर्स ऑन ईच अदर, दैट यू नो. Gravitational force between the heavenly bodies, Earth and the sun and the stars, 2 bodies having mass, gravitational force. Then nuclear force, the forces which are between the nucleons, protons and neutrons inside the nucleus, very strong force. Then there's a weak interacting force that is also inside the nucleus, which is responsible for beta decay. शायद वो nucleus में पढ़ाया जाता है. बाकी जो भी फोर्स है वो इन्हीं 4 में से कोई ना कोई फोर्स होता है.
वो कोई इंडिपेंडेंट फोर्स नहीं। जैसे मैंने अभी कहा कि स्ट्रिंग फोर्स जो है इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नॉर्मल रिएक्शन जो है इट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कोई नया फोर्स होता तो फिर पांचवा फोर्स होता है। सो प्लीज राइट इट डाउन। नॉर्मल रिएक्शन is electromagnetic in nature, is electromagnetic in nature, is electromagnetic in nature। और नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस क्यों होता है? Why should the normal reaction gets produced? ये देखिए 9th पॉइंट। अगर ये सरफेस है, कोई भी सरफेस है, आपने इस पर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया, यू प्लेस एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यू सी, इस सरफेस पर अगर अर्थ पर है तो ये mg डाउनवर्ड फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर यही एक फोर्स होता तो ये तो नीचे आ जाता है, लेकिन ये क्या करता है? ये ऑब्जेक्ट, ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये नीचे वाले सरफेस को कंप्रेस करता है, नीचे वाले सरफेस को ये कंप्रेस करता है। यानी कि इसके ऊपर वाले जो एटम्स है, उन एटम्स को ये कंप्रेस करके नीचे वाले एटम्स के साथ उनको पुश करता है, और नीचे वाले एटम्स उनको रिपेल करते हैं। बस फिर से बताते हैं, ये एक बॉडी है, ये बॉडी आपने किसी सरफेस पर रखा है, इस बॉडी के जो नीचे वाला सरफेस है वो इस बॉडी के जो नीचे वाला सरफेस है वो सरफेस को कंप्रेस करता है, इसके एटम्स को कंप्रेस करने की कोशिश करता है। और ये जो एटम्स जो कंप्रेस होते हैं नीचे वाले सरफेस के, जिस पर ये बॉडी है, इट किक्स इट अपवर्ड्स। तो जब ये वाले एटम्स जब कंप्रेस होते हैं, तो दीज एटम्स पुश द बॉडी अपवर्ड्स, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो पहली बात यह है कि नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है। यहां से पता चलेगा नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन यह है, इट इज अपोजिट टू कंप्रेशन। इट इज अपोजिट, क्योंकि यह बॉडी इसको यूं कंप्रेस करना चाहती है, नीचे कंप्रेस करना चाहती है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन उस कंप्रेशन के अपोजिट में है। तो यह भी एक अच्छी बात है कि इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन, it is opposite to the compression of the surface. The normal reaction direction, the direction of the normal reaction, direction of the normal reaction is opposite to compression. बस ये बात है, opposite to compression. The direction of normal reaction is opposite to compression. जिस डायरेक्शन में ये सरफेस, जिस पर ये बॉडी है, जिस डायरेक्शन में भी ये कंप्रेस होता है, नॉर्मल रिएक्शन अपोजिट है। जैसे ये समझो वॉल है ये, और आपने इसको बॉडी यहां पर रखा और यहां से फोर्स आपने दिया, तो बॉडी इस ओर कंप्रेस हो जाती है, इस ओर कंप्रेस हो जाती है ये वॉल। तो नॉर्मल रिएक्शन इज दिस। ऐसा नहीं कि हमेशा अप। यहां तो नॉर्मल रिएक्शन यूं है कि क्या आपने कंप्रेशन यहां से किया, आपने बॉडी को पुश वॉल के ओर दे दिया, तो वॉल इसको यूं फोर्स देगा, बिकॉज यू वांटेड टू कंप्रेस द वॉल। अच्छा, 10th पॉइंट। फिर से मैं ये सरफेस पर एक बॉडी लेता हूं मास m का, तो ये mg है, डाउनवर्ड फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो जरा देखो, द बॉडी इज एट रेस्ट, नो मोशन, no, it does not have a vertical motion, right? So see here what I have to say. I will write this equation, f is equal to ma. What is f? Okay, y direction. Okay, y direction. What is f in the y direction? Y direction, ये वाला y direction है, ये x direction है। x direction में कोई फोर्स ही नहीं है, तो y direction में क्या लिखोगे? n minus mg, सीधी सीधी बात है। n ऊपर, y के डायरेक्शन में, mg अपोजिट इज इक्वल टू m। व्हाट इज एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन? zero, because there is no motion in the y direction. So that means n minus mg is equal to 0. That means n is equal to mg. ये देखो, so when the body is just flat on the ground, ग्राउंड पर अगर बॉडी है, रेस्ट में है, समझो इसका नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg के बराबर होता है।
अगर फ्लैट ऑन द ग्राउंड है, ऐसा नहीं कि हमेशा आप कहोगे n इज इक्वल टू mg, वो भी सही बात नहीं है. नो, व्हेन इट इज ऑन द ग्राउंड, mg is downwards, normal reaction is upwards, then you can write n is equal to mg. 11th, have a look. अगर मेरे पास है इंक्लाइन प्लेन है, ये वाला इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे, ये है सरफेस बॉडी, ये है बॉडी, लेट इट मूव डाउन, कोई बात नहीं है. तो मुझे इसका नॉर्मल रिएक्शन देखना है. हियर नॉर्मल रिएक्शन इज अगेन परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, क्योंकि दिस सरफेस इज बीइंग कंप्रेस्ड, इंक्लाइन सरफेस, तो ये नॉर्मल रिएक्शन यूं अप्लाई करेगा. mg ऐसे है, ये थीटा है, अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो बाकी हो गया थीटा. इस mg के दो पीसेस, mg cos थीटा ये, और ये mg sin थीटा, और ये खुद खत्म हो गया. तीन फोर्सेस है आप, mg sin थीटा, mg cos थीटा, n, ये तो इसके पीसेस हो गए. ये डायरेक्शन x एक्सिस ले लो और ये डायरेक्शन y एक्सिस ले लो. x एक्सिस में मोशन है क्योंकि बॉडी में मूव डाउन, y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है. There is no motion in this y because the body does not penetrate the incline or it does not leave the incline. अगर यहां से मोशन होता तो बॉडी विल लीव द incline. अगर ऐसे मोशन है डाउनवर्ड तो इट विल पेनिट्रेट भी नहीं होता है. तो अगर मैं ये लिखूंगा एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई, तो व्हाट सब्स्टिट्यूशन आई शुड मेक? हैव ए लुक, थोड़ा सा कंसंट्रेट भी कर लो. इस डायरेक्शन में मुझे ये वाली चाहिए, एफ वाई चाहिए, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी चाहिए मुझे इस डायरेक्शन में. तो पहले एफ वाई एन माइनस एम जी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम, इसका मास, into what is ay, acceleration in y direction, this direction. Does it move in this direction? Does it leave the incline? No. Does it penetrate the incline? No. 0. तो यहां होगा n इज इक्वल टू, ये राइट साइड को शिफ्ट करो, एम जी कॉस थीटा. ये भी आपने आप याद रखा कि when the object is on the incline, the normal reaction is mg cos theta. It is something to remember, and later we'll be using this in objectives in problems. वहां आप ये नहीं कहेंगे सर ये कहां से आया, ये तो यहां से आया, मैंने आपको समझाया. 12th point. 12th point. अगर मैं यह सिचुएशन है, ये वाला सिचुएशन, फिर से इंक्लाइन ही लेता हूं मैं, देखो थीटा, और ये मास इस पर है m, और ये जो इंक्लाइन है, देखिए ये जो इंक्लाइन है, इस इंक्लाइन का एक्सेलरेशन मैं यूं दे रहा हूं, ऐसे ये एक्सेलरेट कर रहा है यूं, एट दिस मास इज स्टेशनरी, फ्रिक्शन है नहीं, बट स्टिल इट इज स्टेशनरी. वो आपको देखना पड़ेगा हाउ इट इज स्टेशनरी इफ देयर इज नो फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं तो इट शुड स्लाइड डाउन, इट शुड स्लिप डाउन अलोंग द प्लेन. और अगर अब स्टेशनरी है तो आपको सोचना पड़ेगा व्हाई इट इज स्टेशनरी. ठीक, स्टेशनरी है, मैं लिखूंगा यहां पर स्टेशनरी है. और मुझे नॉर्मल रिएक्शन चाहिए. हाउ मच इज द नॉर्मल रिएक्शन? दैट्स ऑल. मुझे नॉर्मल रिएक्शन चाहिए इस बॉडी का. इट इज स्टेशनरी, डज नॉट स्लिप अलोंग द इंक्लाइन. वो आपको सोचना पड़ेगा व्हाई इट इज नॉट स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइन. दैट यू हैव टू गिव मी द आंसर. Now see, when this incline moves forward with acceleration a, there is a backward force, this force on this pseudo force. It's a pseudo force. It's a force due to the acceleration of the incline. ये पीछे की ओर accelerate होगा, ये block, because of the acceleration of the system, it will experience backward acceleration. And the force it will experience in the backward direction is mass and this acceleration. It is pseudo force. It is the force experienced by the object as a result of the acceleration of the incline, as a result of acceleration of the system. ठीक, तो it will experience backward. तो इस फोर्स की वजह से ये अपनी जगह रहता है. Even this block accelerates, लेकिन ये अपनी जगह रहता है. Have a look. mg तो डाउनवर्ड फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन ये है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस,
इस सरफेस को परपेंडिकुलर। अब इस अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। एम ए अगर ये फोर्स है तो इसका ये कंपोनेंट एम ए कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट जो है इट इज एम ए साइन थीटा। कर दिए इसके पीसेस, एक पीस यूं आया, दूसरा पीस यूं आया। कर दो इसके पीसेस, ये पीस आएगा क्योंकि ये थीटा, ये 90 माइनस, ये भी थीटा। इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा एम जी कॉस ऑफ थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा एम जी साइन थीटा। अब आप मुझे बताइए, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, इस डायरेक्शन में ए वाई तो जीरो है। इसको ए वाई अगर समझो, और अगर इसको एक्स समझो, इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस। यू कैन रोटेट द कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें कोई जरूरी नहीं कि इट इज नॉट दैट ये हमेशा एक्स है और ये हमेशा वाई है। आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपने वाई ये लिया और एक्स ये लिया। अब मुझे बताइए, इसमें कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, जरा इस डायरेक्शन में लगाइए एफ इज इक्वल टू एम ए। इसको भी वाई कर दो, ए को भी वाई कर दो। बताइए एफ वाई किसके बराबर है? शाबाश, बताइए एफ वाई किसके बराबर है? एन माइनस, हाँ ये दो फोर्सेस, माइनस एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, ठीक, इज इक्वल टू, हाँ, एफ वाई दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, दिस फोर्स माइनस दीज टू फोर्सेस टुगेदर, क्योंकि अब ये ऐड हो जाएंगे ये दो फोर्सेस, इज इक्वल टू एम, और ये ए वाई जीरो। अब बताइए एन किसके बराबर? एम जी कॉस को उस साइड ले लो, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। आंसर ये है नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ये बनता है। मैंने कहा इट इज स्टेशनरी, ये मैंने कहा। अगर ये स्टेशनरी नहीं भी है, ऐसे एक्सेलरेट मूव कर रहा है, तब भी इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वाई डायरेक्शन में, तब भी यही फॉर्मूला है। लेकिन अगर अपनी जगह है तो आप लिख सकते हैं दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स। तो मैं लिख सकता हूं एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ये मैं लिख सकता हूं। फॉर दिस टू बी स्टेशनरी, ये जो वाई डायरेक्शन में जो नेट फोर्स, एक्स डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए, यानी कि दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स, सो दैट दिस डज नॉट एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स, या दिस डज नॉट एक्सेलरेट अपवर्ड्स। तो एम जी को खत्म नहीं, एम खत्म होगा, और ए किसके बराबर है? ये जी ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा बाई कॉस है टेन थीटा। अगर एक्सेलरेशन इसके बराबर है जी टेन थीटा, समझो कि ये स्टेशनरी रहेगा। अगर ये एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से ये इंक्लाइन जो है, मतलब ब्लॉक, बड़ा ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए, तो अगर ये ए होगा जी टेन थीटा के बराबर, समझो ये अपनी जगह ही रहेगा, इट विल नॉट मूव डाउन। दिस वाज लेक्चर ऑन फोर्सेस। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट आल्सो, यू सी, एवरी बॉडी, on every body there's a gravitational force, and upon every body there's a gravitational force, and that gravitational force acts on the center of mass of the body. If the body is having a small dimension, अगर body का ज़्यादा बड़ा dimension है, then gravitational force will act on the center of gravity. And in general, center of gravity is not the point of center of mass. But as a special case on the surface of the earth, if the objects are very finite, very small, stone, a big sphere, this little sphere, उनका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर होता है। लेकिन अगर इफ देयर इज a rod which is one end is here, the other end of the rod is on the moon, वहां सेंटर ऑफ मास सेंटर पर ही होगा रॉड का, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा दैट विल नॉट बी एट द सेंटर, दैट विल बी डाउन टुवर्ड्स द अर्थ। जहां ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा उस ओर शिफ्ट हो जाएगा। In short, without wasting your time or without confusing you, the center of gravity and center of mass
is not the same point for general bodies. For general bodies, for big bodies, for huge bodies. But as a special case here on the surface of Earth, you have objects of finite dimension, small ones. There we can take the center of mass is the same as center of gravity. Thank you for everything that you are watching my lectures and encouraging me to do more and more for the students. I've been doing it all through my life, and now I am going to upload all the lectures necessary for your NEET IIT exams. Thank you. Good lecture.